हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद कृष्णा पर फिर से आपका स्वागत करते हैं। हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान के फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर में हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में और मिरर दर्पण के बारे में। दर्पण तक हम लोग पढ़ लिए थे, बताए थे दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो आज हम लोग दर्पण किसे कहते हैं उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में और गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में और आगे कुछ उनकी परिभाषाओं के बारे में। तो शुरू करते हैं हम लोग आज गोलीय दर्पण के बारे में। चलिए, तो सभी लोग कापी और कलम लेकर के बैठ जाइए और तैयार हो जाइए इस महाविषय को पढ़ने के लिए, विज्ञान को पढ़ने के लिए, फिजिक्स को पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, हम लोग पढ़ लिए थे दर्पण और दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। बताए थे आप लोगों को कि दर्पण जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल समतल दर्पण और दूसरा होता है क्या, गोलीय गोलीय दर्पण। ठीक है, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा क्या होता है बाबू, गोलीय दर्पण। सॉरी, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण दो प्रकार के दर्पण होते हैं, जो कि हम बताए थे आप लोगों के। आपके जो फिजिक्स का जो सिलेबस, जो प्रकाश वाला चैप्टर है, प्रकाश के परावर्तन का जो चैप्टर है, उस चैप्टर में समतल दर्पण को हमको नहीं पढ़ना। कक्षा 10 में समतल दर्पण नहीं पढ़ना, हमको क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। तो समतल दर्पण, चलिए इसको बता भी देते हैं समतल दर्पण क्या होता है। जैसे हम आप लोग को बताए थे दर्पण क्या होता है, एक कांच लेते हैं, कांच का कोई एक टुकड़ा ले लेते हैं, मान लीजिए ये कांच का एक टुकड़ा ही है, और इसके बाद क्या करते हैं, इसके एक सतह को पहले पारा लगाते हैं और उसके बाद किसी भी कलर से पेंट कर देते हैं और दूसरे सतह को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो प्राप्त वस्तु होती है वह क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है। क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है। तो अगर हम समतल दर्पण ले, मतलब कि अगर हम समतल कांच ले रहे हैं, एक प्लेन कांच ले रहे हैं, इस तरीके का कांच ले रहे हैं और उसके एक पृष्ठ को कलई कर दे रहे हैं और दूसरी पृष्ठ को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं समतल दर्पण की परिभाषा में कि समतल कांच से बने दर्पण को, समतल कांच से बने दर्पण को, इस कांच से बने समतल समतल कांच से बना दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल कांच से बना दर्पण क्या कहलाता है बाबू, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हम लोगों को जितना जानना था उतना जान लिए। देखेंगे आगे आएगा तो समतल दर्पण 11th में 12th में जहाँ भी आएगा बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। हम आज गोलीय दर्पण के बारे में देखेंगे। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए बाबू, मान लीजिए एक हम कांच का खोखला गोला ले लिए। गोला, वृत्त नहीं बाबू, गोला। गोला और वृत्त में अंतर होता है। वृत्त में आप लोग पढ़े होंगे, गोला और वृत्त में क्या होता है, अंतर होता है। गोला एक समतल पृष्ठ होता है और वृत्त जो होता है वह एक ठोस पृष्ठ होता है। एक कहें कि मतलब संपूर्ण
कई गोलों को एक पर रख करके क्या बना गया था, कई वृत्त को रख करके गोला बनता। गोला एक समतल होता है, जैसे अगर इसको हम यहाँ ये जो बोर्ड है उस बोर्ड को ऐसे काट दें तो ये जो प्राप्त होगा एक वृत्त होगा। लेकिन गोला जैसे बॉल, बॉल क्या है, एक गोला है, वृत्त नहीं है। बॉल क्या है, गोला है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना ठंडी में महिलाएं जो स्वेटर बीनती हैं तो क्या करती हैं, अरे जरा ऊन का गोला बनाते। क्या कभी किसी महिला से सुने हैं ऊन का वृत्त बना दीजिए? नहीं, क्या बना दीजिए, ऊन का गोला बना दीजिए। तो गोला और वृत्त में बाबू अंतर होता है, इतना आप लोग समझिएगा। तो ये गोला है, एक कैसा गोला है, खोखले कांच की गोला है, यानी अंदर से ये खोखला है, अंदर से क्या है, खोखला है। तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी कांच के, कोई गोली या कांच है और उस कांच के जब कोई खोखला गोला ले लेते हैं तो वही क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण में क्या लिखेंगे, चलिए परिभाषा लिखिए। बाबू परिभाषा लिखिए, क्या लिखेंगे गोलीय दर्पण में, किसी कांच के खोखले गोले, किसी कांच के खोखले गोले से बने दर्पण को, इसको बाबू दर्पण को क्या कहते हैं बाबू, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, किसी कांच के खोखले गोले से, कोई कांच का खोखला गोला है और उसको अगर दर्पण बनाया जा रहा है तो बाबू उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ये गोलीय दर्पण जो होते हैं ये कैसे होते हैं, अभी आपको हम बताए हैं, ये एक कांच का खोखला गोला होता है। कैसा होता है, एक कांच का खोखला गोला होता है जिसको या तो अंदर से कलई कर दिया गया होता है या तो बाहर से कलई कर दिया गया होता है। ये क्या प्राप्त होता है, एक खोखला गोला, एक गोलीय दर्पण प्राप्त होता है। बाबू ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ये जो गोलीय दर्पण है ना, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बाबू दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है अवतल, अवतल दर्पण। अब ये हम कैसे जानेंगे उत्तल दर्पण किसको कहते हैं और अवतल दर्पण किसको कहते हैं? बाबू इतना समझ में आ गया। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, किसी कांच के खोखले गोले से बने दर्पण को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। बोलिए समझ में आया ना, पूरा बढ़िया से पक्का एकदम समझ में आ गया। चलिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के, गोलीय दर्पण दो प्रकार के। उत्तल दर्पण कौन सा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। देखिए कैसे, मान लीजिए ये एक गोलीय दर्पण है। अब हमको गुस्सा आया, भैया हम इतना गुस्सा करते नहीं हैं लेकिन गुस्सा आया तो हमने क्या किया, इस गोलीय दर्पण को काट दिया। क्या किया, काट दिया। देखो बाबू, जो तुम लोग बॉल लेते हो ना, बॉल जो गेना क्रिकेट खेलने के लिए, तो जब उसको काट देते हो तो ऐसे आकार बनते हैं। ऐसे बनते हैं कि नहीं बनते, एक इधर बन गया एक इधर, दो हिस्से में बट गए। ठीक है, तो जो दो हिस्से में बढ़ते हैं, अब हम इसको क्या करें, हमारी मर्जी भैया, हम क्या करते हैं, चलिए हमको मन किया इसको अंदर से कलई कर दिए, इसको इधर से कलई कर दिए। चलो भैया हमारी मर्जी, हम चाहे जैसी करें। ठीक ठीक, इसको इधर से कलई, हमको मन किया इसको इधर से कलई, इसको ये अंदर से कलई कर, हमको मन किया इसको इधर से कलई कर दिए। चलिए अब भाई हमारी मर्जी, आप चाहे जैसे करिए। ठीक, लेकिन हम क्या किया, हमको इधर से करे इसको कर दिए, यानी इसको हम परावर्तक पृष्ठ बना दिए, ये परावर्तक पृष्ठ कर दिए। हमको मन किया इसको परावर्तक पृष्ठ करने का,
तो चलिए, और इसमें हमको मन किया इसको परावर्तक पृष्ठ करने का। अब हम बाबू इसमें देख रहे हैं यहाँ जो परावर्तक पृष्ठ है वो उभरा हुआ है बाहर की ओर, और इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है वो दबा हुआ है किधर, अंदर की ओर। तो गोलीय दर्पण इसीलिए कितने प्रकार के होते हैं बाबू, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये जो बाबू जो उभरा हुआ है ना, उठा हुआ, ऊ से उठा, ऊ से उत्तल, ध्यान रखना, ऊ से उठा, ऊ से उत्तल, अर्थात ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, बाहर की ओर उठा हुआ हो या बाहर की ओर उभरा हुआ हो, क्या कहलाता है बाबू, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अर्थात ये क्या है, उत्तल दर्पण है। और अवतल, अव का मतलब होता है दबा हुआ। अव का मतलब क्या होता है बाबू लाला, दबा हुआ, ठीक है। तो अवतल, तल इसका दबा हुआ, कैसा तल, परावर्तक तल, परावर्तक पृष्ठ। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो या अंदर की ओर दबा हुआ हो, तो क्या कहलाता है बाबू, अवतल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। समझ में आया, ठीक है। तो देखिए उत्तल दर्पण क्या होते हैं, परिभाषा में क्या होगा, उत्तल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण, क्या, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण में क्या लिखेंगे, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर बाबू दबा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। दर्पण जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के से बने दर्पण को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ हो। ठीक है, लिख लीजिए। मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। भाई आपकी मर्जी, जैसे कहिए, आप हमारे आका हैं, हम आपकी गुलाम, जैसे कहिए वैसे करते हैं, ठीक है। अरे भाई, आप छात्र हैं, आप जैसे कहेंगे हम वैसे पढ़ाएंगे, क्यों। चलिए तो बाबू हम जान लिए दर्पण के बारे में, ये भी जान लिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में जान लिए। अब हम जानेंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। क्या जानेंगे बाबू, दर्पण से, दर्पण दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है। यानी कि दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं मतलब दर्पण में क्या क्या होते हैं बाबू। तो हम पहला जानेंगे दर्पण का द्वारक। बाबू ध्यान से पढ़िएगा और लिखते चलिएगा, बस ध्यान से पढ़िएगा और लिखते चलिएगा। दर्पण का द्वारक से मान लीजिए बाबू, ये हमारा कौन सा दर्पण है बताइए, पहचानिए। इसको पहचानने के लिए बताए हैं ना, पहचान कैसे करना है।
परावर्तक पृष्ठ को देखना है अंदर की ओर है कि बाहर की ओर, तो ये देख रहे हैं अंदर की ओर है, तो ये कौन सा है बाबू, अवतल, अवतल दर्पण। ठीक, एक और ले लिए, ये ले लिए, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या करें, बाहर की ओर कर दें, ये कौन सा है, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। तो बाबू देखें, ये एक अवतल दर्पण है, ये एक उत्तल दर्पण है। हम जानेंगे दर्पण के द्वारक के बारे में। अच्छा, द्वारक क्या होता है बाबू, द्वारक का मतलब ही होता है द्वार, द्वार मतलब होता है दरवाजा। क्या होता है, दरवाजा, दर्पण का दरवाजा। क्या बड़ी बात है, दर्पण का दरवाजा। तो इसमें दर्पण का दरवाजा क्या है, अरे बाबू, जहाँ से प्रकाश किरण दर्पण में घुस सके, मतलब दर्पण तक जा सके, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तक जा सके, वही दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब ये देखिए, ये दर्पण है, ठीक है। अब हमारा प्रकाश किरण यहाँ से भी यहाँ जा सकता है, यहाँ से भी, ऐसे 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 यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के बाबू यहाँ तक कहीं से प्रकाश किरण दर्पण पर जा सकता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होता है, यही कहलाता है बाबू दर्पण का द्वारक। क्या कहलाता है, दर्पण का यम1 यम2, इसको भी कर दिए यम1 यम2। ठीक है, यही कहलाता है दर्पण का द्वारक। अर्थात अब ये क्या है दर्पण का, ये जो परावर्तक पृष्ठ है ना, इस परावर्तक पृष्ठ का व्यास है बाबू, क्या है ये, आधा करेंगे त्रिज्या है, पढ़े हैं ना, आधा करेंगे त्रिज्या है, पूरा करेंगे व्यास है, आधा दिए त्रिज्या, पूरा दिए व्यास। तो दर्पण का द्वारक किसको कहते हैं बाबू, जो दर्पण का द्वारक, वो गोलीय दर्पण के या कहें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। बाबू देखो, ये इधर से ना रख करके, ये बाबू लाला इधर से होगा, ये बाबू लाला इधर से है, समझिए, इधर से यहाँ से यहाँ, ये मतलब इधर से, यहाँ से कहीं से भी प्रकाश किरण इस पर जाकर के परावर्तित हो सकती है। इस पर भी इधर से कहीं से, यहाँ से लेकर इस परावर्तक इस पर कहीं पर भी प्रकाश किरण गिरेगा तो क्या होगा, परावर्तित होगा। तो यही दर्पण का द्वारक कहलाया। समझ में आ गया, ये क्या होते हैं, दर्पण के द्वारक होते हैं। तो दर्पण के द्वारक में क्या लिखेंगे, देखिए, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं, दर्पण का द्वारक देख लीजिए। अब जानेंगे दूसरा नंबर में दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। बाबू देखिए, दर्पण का ध्रुव क्या था, ये जो परावर्तक पृष्ठ है ना, ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के परावर्तक पृष्ठ, इसका मध्य बिंदु कहीं यहाँ होगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक परावर्तक पृष्ठ, इसका मध्य बिंदु कहीं यहाँ होगा। ठीक है, तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये है परावर्तक पृष्ठ, ठीक है ना, यही ना परावर्तक पृष्ठ। इस परावर्तक पृष्ठ का जो ये मध्य बिंदु है, उसी मध्य बिंदु को दर्पण का द्वारक ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, बड़े वाले पी से, ठीक है ना, बड़े वाले पी से। इसको क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव। बाबू ध्रुव, ये भी दर्पण का, ये दर्पण का ध्रुव, ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है। समझ में आया बाबू, ध्यान से समझिए। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं बाबू, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं तीसरे नंबर पर।
तीसरे नंबर पर हम जानते हैं, जैसे मुख्य अक्ष के बारे में जान लेते हैं, या मुख्य अक्ष नहीं, पहले हम जानते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है बाबू, दर्पण का वक्रता केंद्र। देखिए हम आपको बताए हैं ये गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अरे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण के ही ना भाग हैं। बताए थे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ये गोलीय दर्पण है, अर्थात ये किसी कांच के खोखले गोले के बने हुए हैं। अब ये कोई कांच का एक खोखला गोला है और यही एक गोलीय दर्पण है। अब हम बाबू किए क्या हैं? बाबू किए ये हैं कि इसको बीच से काटे हैं, ऐसे बीच से काटे हैं, और काटने के बाद जब इसको हम बीच से काटे हैं, से बीच से इसको क्या किए हैं, मतलब बीच से काटे हैं, तो हमको दो दर्पण मिला है, दो भाग मिला है। तो बाबू जब ये एक गोले का भाग है तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, केंद्र होगा। क्योंकि हम जानते हैं बाबू गोले का एक केंद्र होता है, वृत्त का भी एक केंद्र होता है। तो जब ये किसी गोलीय दर्पण था, गोले का ये एक भाग है, अगर हम इसको ऐसे 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 करके मिलाएं तो कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा। इसको भी अगर ऐसे मिलाएं तो कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा। तो बाबू ये यही केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता का मतलब ही होता है घुमा हुआ। अब टोटल घूमे हुए का जो केंद्र है वही वक्रता केंद्र है। तो दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होगा? उस गोले के केंद्र को लिखिए, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है वक्रता केंद्र कहते हैं। या सीधा सीधा से समझ लो, ये समझ में आता। वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण, ये जो गोली हमारा जो दर्पण है, चाहे वो अवतल दर्पण है चाहे उत्तल दर्पण है, दर्पण जिस गोले का भाग होता है, दर्पण जो है, ये जो दर्पण है, यह दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी गोले के केंद्र को क्या कहते हैं बाबू? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सी जो है यही वक्रता, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान लीजिए यहाँ पर है, तो यही वक्रता केंद्र है। समझ में आया? दर्शा लीजिएगा, यही क्या होता है? वक्रता, वक्रता केंद्र होता है बाबू। ये क्या है? दर्पण का वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता, वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता। समझ में आया बाबू? यानी कि दर्पण का वक्रता केंद्र क्या हो गया कि ये जो दर्पण जिस गोले का भाग है उसी गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए वक्रता केंद्र। अब चौथा देखते हैं, दर्पण का वक्रता त्रिज्या। बाबू दर्पण का वक्रता त्रिज्या। अब देखो, जैसे जब ये गोला जो है उसका केंद्र है, गोले की त्रिज्या भी होती है। जैसे अभी ये गोला जो है, ये गोला जो है, तो ये इसका केंद्र और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी क्या है? त्रिज्या है। तो यही त्रिज्या जो है, यही जो बाबू, यही जो त्रिज्या है, यही त्रिज्या इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि दर्पण जिस गोले का भाग है, दर्पण, ये जो दर्पण है, यह दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण की क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया बाबू? यानी फिर सुन लीजिए, दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है बाबू, ये जो दूरी है
यही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसको हम डिनोट कर देते हैं आर से, को प्रदर्शित कर देते हैं किससे, आर से। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये जो दूरी है, यही दूरी क्या कहलाती है बाबू, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी यहाँ, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ऐसे भी कह सकते हैं। एक डिफिनेशन और भी दे सकते हैं, 3 डिफिनेशन आपको बता देते हैं। पहला डिफिनेशन, दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तीसरा, दर्पण, अच्छा देखिए, ये जो दर्पण का केंद्र है, दर्पण का वक्रता केंद्र है, दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की दूरी दर्पण, अब बाबू ये यहाँ से ऐसे खींचे तो भी त्रिज्या होगा, ऐसे खींचे तो भी ऐसे ऐसे ऐसे, यानी इस का जो परिधि है, इस परिधि तक जहाँ भी ले जाए सब त्रिज्या होंगे। तो सब त्रिज्या होंगे तो सब वक्रता त्रिज्या भी होंगे। यानी कि दर्पण का ये जो वक्रता केंद्र है, वहाँ से परावर्तक पृष्ठ तक की जो दूरी है, यही क्या कहलाती है बाबू, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, वही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। समझ में आया, पूरा बढ़िया से समझ में आ रहा है ना? बताइएगा, जहाँ समझ में नहीं आए कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। ठीक है, तो दर्पण का वक्रता त्रिज्या समझ में आ गया। दर्पण के केंद्र से ध्रुव तक की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। 3 डिफिनेशन आपको बता दिए, तीनों में से जो सरल लगेगा याद करिएगा, जो सरल लगेगा हाँ, एक चीज़ ध्यान दें, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ये हमारी गारंटी। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर फिजिक्स हमसे पढ़ते हैं, अगर विज्ञान हमसे पढ़ते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम पढ़ाते ही याद करा देंगे, बस थोड़ा सा मेहनत करिएगा। ठीक है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या केंद्र से ध्रुव तक की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, बस कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है, थोड़ा सा ऐसे उठाए खा लीजिए थोड़ा सा। ठीक, दर्पण का वक्रता त्रिज्या हो गया। अब देखते हैं दर्पण का अगला, दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष क्या होता है बाबू, मुख्य अक्ष क्या होता है? तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। एक ऐसी रेखा खींच दें, एक ऐसी सीधी रेखा खींचें जो दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाती हुई जाए, मतलब जो ध्रुव से, ठीक है, एक ऐसी रेखा खींचें जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों को मिलाए, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों को मिलाए, ऐसे दोनों को सीधा मिलाए, तो यही दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है बाबू। यानी दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होगा, दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को, तिरछी रेखा नहीं, जैसी मर्जी वैसी मिलाकर, ऐसी 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 मिला करके नहीं कहें ये तो मिल तो गया, ये भी मुख्य अक्ष है, नहीं, ये मुख्य अक्ष नहीं बाबू, सीधी रेखा की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सीधी रेखा की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, मनमानी मत करना, मनमानी मत करना, नहीं तो हम मनमानी नहीं करने देंगे, बस ये समझ लेना। दर्पण का मुख्य अक्ष क्या कहलाएगा, दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र और दर्पण का ये ध्रुव, दर्पण का ये वक्रता केंद्र, दर्पण का ये ध्रुव, ये उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण। ठीक, दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव को मिलाने, यानी दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण का क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है बाबू। क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक, अब अगला जानेंगे दर्पण का फोकस, दर्पण का फोकस या इसी को कहते हैं मुख्य फोकस, मुख्य फोकस भी बोला जाता है बाबू इसको।
या तो फोकस कहें या मुख्य फोकस कहें। अच्छा, ये क्या होता है? तो देखिए बाबू, दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? दर्पण के ये जो मुख्य अक्ष हैं, इस मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच में होता है। कहाँ होता है बाबू? एकदम बीचों बीच में होता है। वही दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। वही क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। इसको हम सिद्ध करके आप लोगों को बताएंगे, लेकिन आज पहले समझिए, दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच में होता है, दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहलाता है। ठीक है, एक डिफिनेशन और दे सकते हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, ध्यान सुनिएगा, एक दूसरा डिफिनेशन, दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद, जब परावर्तन होता, अब चूंकि किरण है दर्पण पर गिरा तो बाबू परावर्तन तो होगा ही, तो परावर्तन के बाद इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मान लीजिए यहाँ से इस बिंदु से प्रकाश की अगर कोई गया, परावर्तन हुआ, ये जो मुख्य अक्ष उसी के समांतर चला गया, तो जिस बिंदु से होकर के गया, इस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटा है, यही बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। या उत्तल दर्पण में देखें तो दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली, क्योंकि यहीं जाएगा और यहीं से ये इधर चला जाएगा, परावर्तन इधर हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये लगेगा यहाँ से जा रहा है, यहीं जा रहा है, तो जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। यही है ना मुख्य अक्ष, इसको आगे बढ़ाएं तो यही है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। समझ में आया बाबू? ध्यान से समझिएगा, मुख्य फोकस क्या कहलाता है। पहला डिफिनेशन, दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर हाँ अच्छा, दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अथवा जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें, अवतल दर्पण में जाती हुई प्रकाश किरण वास्तव में जाएगी, और उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण वास्तव में नहीं जाएगी, पर लगेगा कि हाँ जा रहा है, तो जाने वाली किरण जब परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वही बिंदु जो होता है बाबू, वही मुख्य फोकस कहलाता है। दूसरा क्या है? मुख्य अक्ष पर स्थित, दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीचों बीच होता है, वह दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ये बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। ये जो बिंदु है ना, यही बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। समझ में आया? इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, सातवां बाबू, दर्पण का क्या? फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब ये दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? देखिए, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी दर्पण की क्या कहलाती है बाबू? फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण का ये ध्रुव है और इस ध्रुव से ये फोकस है, फोकस तक की जो दूरी है वही फोकस दूरी कहलाती है। इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लिखेंगे दर्पण के दूरी, फोकस दूरी में? दर्पण के ध्रुव से लेकर के, दर्पण के ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस तक की जो दूरी, ये जो दूरी है, इस दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित कर देते हैं। समझ में आया? इतना समझ में आ गया, दर्पण समझ में आ गया। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये जान लीजिए, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जान लीजिए।
जिसमें दर्पण का द्वारक जान लिए क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण का फोकस अथवा मुख्य फोकस क्या होता है और दर्पण की फोकस दूरी क्या। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, जिनको समझ में ना आया वीडियो को एक बार फिर बैक कीजिए, फिर शुरू करिए और फिर से देखिए, और तब तक शुरू करिए देखिए जब तक कि दिमाग में घुस ना जाए, जब तक कि दिमाग में जा कर के कहीं बैठ ना जाए और वैसे बैठ जाए जैसे कभी ना निकले। ठीक, उस प्रकार से जब तक ना हो जाए तब तक वीडियो को देखिए, बार बार देखिए। किसी ने कहा है कि करत करत अभ्यास से, जब अभ्यास आप करते हैं ना तो सब कुछ आ जाता है। रस्सी के आवत जात से सिल पर परत निशान। जब रस्सी कुएं से पानी को निकालने के लिए बाल्टी में बंधी रस्सी को बार बार खींचते हैं तो कुएं के तल पर जो कुएं का जो ऊपर जो हिस्सा है, मतलब जहाँ ऊपरी भाग पर जहाँ पर सिल पत्थर रखा गया होता है और उस पर जब रस्सी बार बार आती है, वह एक कोमल सी रस्सी उस सिल पर उस पत्थर पर निशान कर देती है। और इस करने का कारण होता है वह बार बार आ रही है, बार बार जा रही है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम बार बार इसको पढ़ें, बार बार समझने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ भी नहीं जो समझ में ना आए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आए। और ये तो आप लोगों को इतना आसान भाषा में समझा दिए कि इतनी आसान भाषा में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बाबू, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया। चलिए, तो वीडियो को इसी पर बंद करते हैं। अब आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। हाँ, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, बेल घंटी वाला जो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद ये घंटी का एक ऑप्शन आता है बाबू, घंटी के ऑप्शन को, ये घंटी का एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद एक आल वाला आएगा, आल वाले ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे घंटी बज जाएगी ऐसे। तो समझ लीजिएगा कि आपके पास ये घंटी बजी मतलब सभी नोटिफिकेशन खुले, मतलब इस चैनल पर आने वाली सभी पाठन की सामग्री आपके पास पहुंची, बस ये जानिएगा। तो आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।